नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है और खलबली दिल्ली में भी मची हुई है। मोदी और योगी दोनों टेंशन में नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ मामला ही ऐसे है। अब आप देख रहे हैं, एक तरफ पीएम मोदी जो है वो बैठकों पर बैठक ले जा रहे हैं और एक तरीके से बीजेपी जो है वो घबराहट में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है और उससे पहले एनडीए में बगावत की जो है वो खबरें आ रही है कि कई सारे दल जो हैं वो बगावती सुर अपनाए हुए हैं, उन्हें भी मनाना है। और जो नेता, अभी तक हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद वो दल बदल सकते हैं, उनको जो नेता नाराज हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, ये भी टेंशन जो है वो मोदी और अमित शाह को एक तरीके से हो रही है। अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी खलबली मच गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, यहां पर बैठक हुई और यहां से सीधे वो राजभवन पहुंच गए हैं। आखिर मामला क्या है और किस तरीके से खलबली जो है वो दिल्ली से लेकर यूपी राजभवन तक जो है वो मची हुई है और ये बैठक पर बैठक क्यों की जा रही है, योगी को दिल्ली क्यों बुलाया गया, मोदी बैठक पर बैठक कर रहे हैं और पहली लिस्ट को लेकर भी एक तरीके से बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है और जैसे ही लिस्ट आएगी उसके बाद हड़कंप मचना तय माना जा रहा है। तो कई सारे मामले हैं, कई सारे मुद्दे हैं और इस वक्त बीजेपी जो है वो प्रेशर में दिखाई दे रही है, दबाव में है। मोदी और योगी भी दबाव में नजर आ रहे हैं और ये दबाव जो है उनकी पार्टी के द्वारा ही एक तरीके से योगी पर दिया जा रहा है। लेकिन मोदी अब लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आखिर क्यों योगी पर दबाव बना रहे हैं, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि खबर यह आ रही है कि जो सहयोगी दल हैं और तमाम जो एनडीए में शामिल दल हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या बाकी और राज्यों में हों, वो अब दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आनी है। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और बताया जा रहा है कि करीब करीब 10 मार्च तक हो सकती है और उससे पहले ही कई दल संकेत बीजेपी को दे चुके हैं कि अगर उनके बारे में नहीं सोचा गया तो फिर वो एनडीए छोड़ सकते हैं। अब ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर पेच फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ टेंशन अब उत्तर प्रदेश में, खासकर जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां पर बढ़ गई है। क्या कुछ है मामला और किस तरीके से हड़कंप जो है वो बीजेपी के अंदर मचा हुआ है, मोदी और योगी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमलिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमलिंदु जी, आप देखिए कि टेंशन जो है वो मोदी शाह की बढ़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए और उससे पहले भी पहली लिस्ट को लेकर चर्चा चल रही थी। आधी रात तक जो है वो एक तरीके से मीटिंग जो है आधी रात को बुलाई गई और करीब करीब सुबह तक अगर देखा जाए तो ये मीटिंग जो है वो चलती रही। इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से प्रेशर में जो है वो मोदी शाह है और दूसरी तरफ दबाव योगी आदित्यनाथ पर भी बनाया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से हड़कंप जो है वो सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में मची हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में मची हुई है? देखिए आंचल जी, असल में उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल आया है और उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उससे भारतीय जनता पार्टी अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई मालूम पड़ती है। उसको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से जिसको बहुत उसको आशाएं थी और जो बात की जा रही थी कि साहब 80 की 80 सीटें जीतेंगे, उस पर अब जो है वो ग्रहण लग गया है एक तरीके से। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से सीट शेयरिंग की घोषणा की है और जिस तरीके से उनके बीच समन्वय देखा जा रहा है दोनों दलों के नेताओं के बीच में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, उससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। तो इसीलिए अब आनंद फानंद में देखिए आधी रात को बैठक बुलाई जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में पहुँचते हैं और रात भर चर्चा होती है और सुबह जो है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ से मीटिंग से उठ करके चलते हैं और जाकर के राजभवन में जाकर के गवर्नर से मुलाकात करते हैं। तो जो सीएमओ है यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय है उत्तर प्रदेश का, उसने वो ट्वीट भी किया है, उनका मुलाकात का फोटो जो है गवर्नर के साथ में उसको ट्वीट किया है। तो ये आंचल असल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है उसके अंदर घबराहट और बढ़ती चली जा रही है, चूँकि उसका अभी तक अपने सहयोगियों के साथ कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला नहीं है और जगह जगह उसके जो सहयोगी हैं वो छिटक रहे हैं। नए सहयोगी वो जुटाने की कोशिश कर रही है, वो नए सहयोगी जुट नहीं पा रहे हैं और जो जुट भी रहे हैं तो वो अपनी शर्तें जो है बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। छोटे छोटे दल जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी जो है वो गंभीर शर्तें लगा रहे हैं। तो उन शर्तों के सामने भारतीय जनता पार्टी झुकती हुई काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के इसीलिए ज़्यादा बेचैन है और यहाँ जो उसके सहयोगी छोटे छोटे दल हैं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी अब एकदम से आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गई है, चूँकि उसे लग रहा है कि अगर इनमें से भी कोई सहयोगी हमारे साथ छिटक गया तो उत्तर प्रदेश में रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा
है, और उत्तर प्रदेश से अगर हार मिलती है भारतीय जनता पार्टी को तो दिल्ली फिर भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासतौर से बेचैनी जो है इसी को लेकर के कि उत्तर प्रदेश किसी भी तरीके से उनके हाथ से निकलने ना पाए। चल जी जी अमलेंदु जी, और अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं, राहुल गांधी भी जब आगरा पहुंचे हुए थे, वहां जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन को मिला था वो जन समर्थन बीजेपी देख चुकी है, और अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 80 हराओ बीजेपी भगाओ। तो जो फोकस है तमाम पार्टियों का वो उत्तर प्रदेश की 80 जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर है। अब ऐसे में बीजेपी ने जो एक तरीके से सपना देखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें ही चाहिए, अगर वो सीटें नहीं मिलती हैं तो हम बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, और इन सीटों पर किस तरीके से अब पेच जो है वो इंडिया गठबंधन ने फंसा दिया है। आरएलडी को तो ये अपने पाले में लेकर आ गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर बात नहीं बन रही है। जो सीटें हैं उन पर जो सीट बंटवारा होने जा रहा है उस पर भी बात नहीं बन पा रही है, और खबर तो ये भी आ रही है कि आरएलडी इससे नाराज है और इंडिया गठबंधन में वो वापसी कर सकती है। तो वहीं पर इनके जो बाकी और भी सहयोगी दल हैं, ओपी राजभर, सुभाषपा भी बताया जा रहा है। अमलेंदु जी, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वो बेहद नाराज चल रही है, और उसको मनाने के लिए जो है एक तरीके से आदेश जो है वो योगी को दिया गया है। लेकिन अब अगर आप देखिए तो अभी तक जो इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो मिलेगा योगी सरकार में, कुछ तो जो है वो पद दिया जाएगा, और लगातार देखें तो अब मुखर होकर वो बयानबाजी भी कर रहे थे, क्या योगी उन्हें स्वीकार कर पाएंगे? लोकसभा का जो चुनाव है उसे जीतने के लिए योगी भले ही चीजें जो है एक तरीके से जो आदेश आया है वो मानते हुए नजर आए, लेकिन ये कैसे बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ा रहा है। वो तमाम लीडर जो बैठे हुए थे कि आगे कुछ भी होगा, अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है या कुछ भी होता है तो हमें जगह मिलेगी, वो लोग कैसे इस वक्त जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के सामने कुआं तो दूसरी तरफ खाई नजर आ रही है, और इसीलिए अब ये बताया जा रहा है कि ओपी राजभर समेत तमाम जो दल हैं वो प्रेशर बनाना एक तरीके से बीजेपी के ऊपर शुरू कर चुके हैं, और बीजेपी अब इस वक्त दबाव में भी दिख रही है। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बीजेपी चौतरफा गिर गई है, और घिरी हुई जो बीजेपी है अब वो लोकसभा की 80 सीटों पर कैसे रणनीति के साथ आगे बढ़े, कैसे उस पर जीत हासिल करे। दावे तो उसके तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब उसे आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो उसके सहयोगी दल हैं उसे कैसे मनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और खबर ये भी आ रही है कि दबाव में इतने आ गए हैं कि अभी तक योगी जो मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए साफ मना कर रहे थे, ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में जगह देने से साफ मना किया जा रहा था, अब वो भी बातें कहीं ना कहीं वो मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दबाव दिख रहा है। इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है उसका दबाव ये है, वो प्रेशर जो है वो अब मोदी और शाह के ऊपर जो है वो एक तरीके से बन रहा है। अमलेंदु जी, देखिए इसमें दो प्रेशर काम कर रहा है। ये प्रेशर तो है कि इंडिया गठबंधन जो है उसका दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। लेकिन एक और संकट आंचल जी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के है, तो अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि अधिक से अधिक सांसदों के टिकट काट के नए लोगों को जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, ताकि ये बताया जाए कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो सांसदों के प्रति है, वो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है, लेकिन इसका एक जो है दुष्परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है कि जिन सांसदों के टिकट कटेंगे वो सांसद फिर विद्रोह कर सकते हैं, और विद्रोह खुल के अगर ना भी करें तो अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जैसे आपने कहा कि उसके सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, तो ये कुआं और खाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो काफ़ी ज़्यादा डगमग नजर आ रही है, उसके कदम जो डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो संकट भारतीय जनता पार्टी को अपने सुलझाने हैं, अपने संकट जो है वो हल करने हैं, तो उन संकट का हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रास्ते तलाशना शुरू किए हैं। रात में जो आधी रात को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम फैसले बताया जाता है कि रात में ही होते हैं, लेकिन ये आधी रात में जो फैसला है, जो हुई है बैठक, इसका फैसले क्या हुए अभी ये सब सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से सब खबरें आ रही हैं तो उसमें जो है वो ये कहा गया है शायद योगी आदित्यनाथ को कि आप जाइए और जाकर के मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, और जो छोटे सहयोगी दल हैं उनको उसमें जो हिस्सा दिया जाना है उनको उस पर आप जाकर के काम कीजिए, ताकि हमारे जो सहयोगी दल हैं वो किसी भी तरीके की विद्रोह करने की स्थिति में या हम पे ज़्यादा दबाव डालने की स्थिति में नहीं आए। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर का जो था एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि वो 3 सीटें मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, और 2 सीटें मांग रहे हैं वो बिहार में लोकसभा की। तो उनको इस तरीके से संतुष्ट किया जाए कि उनको मंत्री बना दिया जाए उत्तर प्रदेश की सरकार में, ताकि उनको जो है वो सीटें लोकसभा में ना देनी पड़े। इस तरीके की भी कुछ रणनीति हो सकता है उस पर काम करने हो। इसी तरीके से
जयंत चौधरी की जो राष्ट्रीय लोकदल है वो उनकी मांग थी कि उनको 7 सीटें, चूंकि समाजवादी पार्टी दे रही थी, 7 सीटें उनको भी दी जाएं लोकसभा की लड़ने के लिए। तो वहाँ भी शायद ये फार्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है कि जयंत चौधरी को 7 सीटें ना दी जाएं, 2 सीटें दी जाएं और उनके 2 मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बना दिए जाएं, ताकि इससे वो उनको संतुष्ट किया जा सके कि भाई ठीक है, आपके 2 आ जाएंगे चुनकर के सांसद, हम मतलब प्रत्याशी आप हमारे साथ मिलकर उतारिए और इसके एवज में आपको वहाँ 2 मंत्री दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके की सारी तिकड़मबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी से करके अपनी किसी तरीके से 2024 की नैया जो है वो उत्तर प्रदेश में पार करना चाहती है। अब ये कितना पार होगी, कितना नहीं होगी और उसके सहयोगी इस पर कितना मान जाते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी कि इनका जो जाकर के क्या समीकरण बैठता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा दबाव में नजर आ रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भी तमाम नेताओं को बुलाया गया दिल्ली और प्रधानमंत्री के साथ जो सब बैठक हुई है आधी रात को, उससे ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर देखना होगा तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए जाते हैं और लगातार वो चाहते ही नहीं थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और ओपी राजभर को जगह मिले, क्योंकि अमलेंदु जी जिस तरीके से ओपी राजभर ने बयान दिया है योगी आदित्यनाथ को लेकर, योगी आदित्यनाथ की जो छवि और जिस तरीके से जो उन्हें करीब से जानते हैं लोग, उनके जो करीबी हैं वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे व्यक्ति हैं वो किसी को किसी भी तरीके से माफ करने वाले व्यक्ति नहीं है। तो जो कुछ भी ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है वो उन्होंने दिल में बिठा कर रखा हुआ है और इसीलिए मंत्रिमंडल में उनके तरफ से जगह नहीं देने के साफ साफ जो है एक तरीके से संकेत दे दिए गए थे। लेकिन अब जो दबाव बनाया गया है, ये दबाव ये दिखाएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही जो 2 धड़े हैं अब वो कैसे निकलकर सामने आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव जो है उससे पहले जो मामला है, जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, वो अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगियों को साधने के चक्कर में बीजेपी के अंदर ही बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। अमलेंदु जी, अगर हम विधानसभा चुनाव से पहले बात करें तो योगी और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एक तरीके से दिखावा जो है जो कुछ भी किया और किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट जो है उनके तरफ से किया गया, लेकिन उसके बाद से ही लगातार ये खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो चल रहा है और ये मनमुटाव जो है अब दिखाई दे रहा है। आप देखें जो तस्वीरें थी मुलाकात की, जो बैठक थी, वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी बैठे हुए थे और बगल में योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है अगर आप देखेंगे साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कैसे वो उदास और एक तरीके से वो एक झल्लाहट जो है वो उनके चेहरे पर है कि देखिए उन्होंने अगर कुछ फैसला ले लिया, उन्होंने जो है बीजेपी हाईकमान को बता दिया है देखिए ठीक है ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, और लेकिन अगर बार बार उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उसके बाद दबाव में उन्हें ये कहा जा रहा है कि जाइए आप राज्यपाल से मुलाकात करिए और ये सारी चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है कि 2 से 3 दिन में यहाँ तक बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सहयोगी धमकी दे रहे हैं, बीजेपी इतना ज्यादा प्रेशर में आ गई है कि पहले तो 10 मार्च और उसके बाद 2-3 दिन की जो है खबरें चलने लगी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कल ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कभी भी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो बीजेपी करा सकती है। तो एक तरीके से आप देखिए ये जो तस्वीर आई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे से ये साफ पता चल रहा है कि वो खुश नहीं है। वो राज्यपाल से मिलने गए, वहां पर भी वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो जाएगा, भले ही आरएलडी के कोटे से बताया जा रहा है कि 1 मंत्री बनाए जाएंगे, ओपी राजभर को भी मंत्रालय में जगह मिलेगी, इसके साथ ही बीजेपी के 2-3 और भी चेहरे जो हैं उन्हें भी जगह देने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो भी नाराजगी है उन सबको नाराजगी को खत्म करने के लिए, और कुछ लोगों के टिकट जो है वो कट रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है उन सबको देखते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया है, बीजेपी हाईकमान ने यह फैसला लिया है। लेकिन अभी जो प्रदेश इकाई है, प्रदेश इकाई में एक धड़ा जो योगी आदित्यनाथ का है वो इन सभी फैसलों से नाराज बताया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये नाराजगी जो है वो और भी बढ़ सकती है। तो दूसरी तरफ और भी कई सारे धड़े हैं और उनसे वो कैसे अपने बताया भी जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सुभाषपा ये सारे जो है ये इस वक्त एक गुट बन चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी। यहाँ पर भी एक तरीके से षड्यंत्र जो है वो चल रहा है बीजेपी के अंदर और सहयोगी जो इनके दल है उनके साथ मिलकर। तो दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान जो है वो भी दबाव सीएम योगी आदित्यनाथ पर बना रही है। तो ये गुब्बारा कब फूटेगा ये देखना होगा, लेकिन अभी जो है वो हवा भरी जा रही है। देखिए आचार्य जी, असल में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के जो व्यक्तित्व का अंतर है, मुझे लगता है उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आप राजनीति में रह के प्रधानमंत्री को आप जम के कोसिए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री के साथ जाकर के शामिल हो जाइए, आपको तुरंत बहुत अच्छा स्थान मिलेगा। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, कपिल मिश्रा हैं, दुष्यंत चौटाला हैं,
मतलब जो दुष्यंत चौटाला, तो पूरा चुनाव जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक तरीके से कहा जाए वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ही चुनाव लड़े थे पूरा हरियाणा विधानसभा का, और उसके बाद फिर जाकर के वो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरीके से कमल मिश्रा जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के कितने अपशब्द जो थे वो दिल्ली विधानसभा में कहे थे, और एक सीडी भी जो थी उन्होंने पेश कर दी थी। तो अब वो भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो आनंद उठा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ इस तरीके का नहीं है, चूंकि योगी आदित्यनाथ राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक धर्मगुरु भी हैं, तो उनकी अपनी ये उस तरीके की गरिमा भी है, तो योगी आदित्यनाथ जो है उसका थोड़ा सा मेंटेन करके चलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल करके और फिर आप ये चाहें कि योगी आदित्यनाथ आपके सामने झुक जाएंगे या फिर राजनीति के लिए इस तरीके के समझौते कर लेंगे, तो योगी आदित्यनाथ के मतलब स्वभाव में इस तरीके के समझौते करना नहीं है। हालांकि राजनीति में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं और बहुत से जो तमाम एक अकेले सब पे भारी होते हैं उनको छोटे छोटे लोगों के सामने झुकना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अकेले सब पे भारी जो है वो तमाम लोगों के सामने झुकते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से कानून वापस होते हैं, किस तरीके से मुलाकातें होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के ओम प्रकाश राजभर की जिस तरीके की सब तमाम चीज़ें रही हैं और जिस तरीके के उनके बयान बार बार वायरल होते हैं, तो इसीलिए एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को इतना ज़्यादा जो था वो इंतज़ार करवाया। तो ये जो है योगी आदित्यनाथ ने मतलब एक तरीके से कहा जाए ओम प्रकाश राजभर को उनका स्थान बताया है कि आपका ये स्थान ये है, और दिल्ली के दबाव में अगर वो कुछ करते भी हैं, कुछ मतलब उनको करते भी हैं, तो अपना वो एक तरह से कहा जाए अपर हैंड निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ रखेंगे यहाँ। चलिए जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर देखा जाए अमलेंदु जी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं, आदित्यनाथ की जिस तरीके से अभी तक चर्चा, उनकी जो छवि बनी हुई है, जो उनके बारे में कहा जाता है, जैसे आपने भी कहा, जो भी उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सत्ता में आने के बाद कैसे जो विरोधी पार्टी के नेता हैं उनके साथ उन्होंने क्या कुछ किया है, वो आपने देखा, चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर आपने आजम खां को देखा, तमाम लोगों को किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ किया, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। तो तमाम लोग जब वो सांसद थे और किस तरीके से उस वक्त जो उनके विरोधी थे उनको बाद में उन्होंने किस तरीके से चीजें की हैं, तो आज जो एक तरीके से विरोध में रहते हुए उन पर बयानबाजी करते आए या जो कुछ भी उनके तरफ से किया गया, उसके बाद उन्हें वो कैसे माफ करेंगे? क्योंकि इस वक्त वो बयान जो है ओपी राजभर का, जो भीख मांगने की बात वो कह रहे हैं कि भीख जो है वो मांगने की ट्रेनिंग जहां मिलती है वहां पर भेज दिया जाएगा, वो 14 सेकंड का जो उनका बयान है काफी वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या माफ कर पाएंगे? ये बयान जो है ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी काफी हो रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दबाव में वहां से आ तो गए हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ कोई कड़ा फैसला, कोई बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बीजेपी हाईकमान से बिल्कुल भी खुश नहीं है योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर को बिल्कुल भी वो जगह नहीं देना चाहते। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है। उत्तर प्रदेश में स्थिति उसकी ठीक नहीं है, ऊपर से इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उस मजबूती को देखकर मोदी और शाह टेंशन में हैं। जो भीड़, जो जन समर्थन राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मिल रहा है, जो युवा उनके साथ आया है, उस सबको देखते हुए अब ये बड़ा फैसला उनके तरफ से लिया गया है और योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया गया है कि ठीक है जो कुछ भी हो गया, लेकिन अब राजभर को जो है वो जगह दे दी जाए। क्योंकि राजभर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है अमलेंदु जी कि होली ही नहीं मनाऊंगा, अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो होली ही नहीं मनाऊंगा। और इतना ही नहीं, धमकी तो बताया जा रहा है, उनके तरफ से ये भी दी जा रही है कि चुनाव में हम आपको एक तरीके से सबक सिखा देंगे, पटकनी जो है वो चुनाव में दे देंगे, तो वोट काट सकते हैं, बहुत कुछ खेल जो है वो बिगाड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ आए तो जो बीजेपी ने सपना देखा है उस सपने को पूरी तरीके से वो ध्वस्त भी कर सकते हैं। जहां जहां उनका प्रभाव है, एक तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा। अगर थोड़ा सा भी राजभर ने इधर उधर किया तो बीजेपी का जो भी गढ़ है वहां पर बताया जा रहा है, जहां से बीजेपी को तमाम उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। इसीलिए राजभर को जगह देने की बात कही गई है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो भी राजभर ने कहा था वो बयान सुनाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे इस बयान और तमाम और भी जो बयान रहे हैं उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ भी दबाव में दिख रहे हैं और वो भी एक तरीके से बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसकी भी चर्चाएं चल रही है। तो क्या कुछ कहा था ओपी राजभर ने योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया था, वो आपको बयान सुनाते हैं, सुनिए। योगी बाबा जो हम पहले हुए इस सदन में काली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जो हम पहले हुए इस सदन में काली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग।
अमरेंद्र जी, ये बयान जो है वो वायरल हो रहा है और बताया तो ये भी जा रहा है कि अब योगी को गद्दी से हटाने के लिए राजभर जो है वो मंत्रिमंडल में जगह चाह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और तमाम लोगों के साथ मिलकर वो योगी के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ऐसे में योगी के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, और अगर मारेंगे तो फिर अंदर खाने उनका भी कुछ प्लान जो है वो तैयार हो रखा होगा। देखिए, असल में जो उत्तर प्रदेश से जो बार बार खबरें आती हैं वो ये आती हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में संबंध जो है वो सामान्य नहीं है और बहुत ज़्यादा संबंध खराब हैं। और ओम प्रकाश राजभर को जिस समय एनडीए में भर्ती कराया गया था उस समय योगी आदित्यनाथ ने उनको शामिल नहीं कराया था, वो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उनको एनडीए में शामिल कराया था। तो योगी आदित्यनाथ की सलाह लिए बिना ओम प्रकाश राजभर को शामिल कराया गया था। तो खैर ये अकेले ओम प्रकाश राजभर का मसला नहीं है, और भी जो सहयोगी हैं उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी की जो डील सील सब चल रही हैं उन पर भी बातें होनी है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इसमें सबसे ज़्यादा एक पेचीदा जो है वो व्यक्तित्व हैं, जिनके साथ लेकर के खासतौर से उनको लेकर के योगी आदित्यनाथ की एक तरीके से कहा जाए कि वो हट जो है वो उनका हो गया है योगी आदित्यनाथ का, चूंकि ओम प्रकाश राजभर ने काफ़ी ज़्यादा व्यक्तिगत हमले थे वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर किए थे जुबानी तौर पे। तो ये जो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर, हालांकि उनका ओम प्रकाश राजभर का दूसरा एक बयान भी वायरल हो रहा है कि सारे नेता दो मुँहे सांप होते हैं, मैं भी दो मुँहा सांप हूँ, ये उनका एक जो है वो वायरल हो रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे हैं कि वो दो मुँहे सांप हैं, और एक टीवी चैनल पर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हाँ मैं बेशरम हूँ। तो यानी ओम प्रकाश राजभर खुद कह चुके हैं कि वो बेशरम भी हैं और दो मुँहे सांप भी हैं। तो ऐसे बेशरम और दो मुँहे सांप को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो अपने आस्तीन में पाल के रखते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। तो योगी आदित्यनाथ का हट ओम प्रकाश राजभर को लेकर के यही था, जो कि ओम प्रकाश राजभर अपने बारे में खुद जो है जो बातें कह चुके हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का मसला नहीं आ चल रही, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दिक्कतें आ रही हैं, छोटे छोटे दलों को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सारे देश भर में आ रही हैं। अकेला उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ ओम प्रकाश राजभर कुछ कहते हैं, संजय निषाद कुछ कहते हैं, जयंत चौधरी ने राज्यसभा में वोट तो दिलवा दिया, लेकिन उनको चूंकि राज्यसभा नहीं मिली तो जयंत चौधरी भी जो फूले फूले घूम रहे हैं, गाल फुला करके घूम रहे हैं, तो उनको भी जो है मनाया जाना है। और बताया जाता है कि जयंत चौधरी को जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो हैं और प्रधानमंत्री से मिलने का अभी तक समय भी नहीं दिया गया है, उनको लटकाया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है, तो उसके चलते उसके सहयोगियों के साथ जो है वो संबंध खराब होते जा रहे हैं। बिहार से खबर ये आ रही है, चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो मांग रहे हैं 2 सीटें बिहार में लोकसभा की, 3 सीटें मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो बिहार में खबर ये आ रही है कि जो एलजेपी है, लोजपा यानी लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पार्टी जो है, उसकी जो 2 धड़े हो गए हैं, एक चाचा पशुपतिनाथ पारस का और दूसरा भतीजे चिराग पासवान का, उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त तरीके से ठनी हुई है। आज ही जो है उनका पशुपतिनाथ पारस का बयान है कि उनका संगठन जो दलित सेना है उसका पूरे देश भर में प्रभाव है, 543 सीटों पर उनका असर है। यानी कि एक तरीके से पशुपतिनाथ पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपने हमारे मुकाबले आपने भतीजे को यानी चिराग पासवान को तरजीह देने की कोशिश की तो हम 543 सीटों पर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उधर उन्होंने बिहार की 40 सीटों के ऊपर जो है वो अपने 40 प्रभारियों की घोषणा कर दी कि हमारे 40 प्रभारी हैं। हालांकि उसके साथ साथ वो कहना ये नहीं भूलते हैं कि गठबंधन के अंदर बैठ के बातें होंगी, जो भी प्रत्याशी होगा वो गठबंधन का होगा। लेकिन इसके साथ साथ पशुपतिनाथ पारस जो है ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि 543 सीटों पर उनका प्रभाव है और 543 सीटों पर वो एनडीए को कह तो रहे हैं कि वो फायदा पहुंचाने की स्थिति में, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो पढ़ा जाता है वो ये है कि वो सीधे सीधे एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम 543 सीटों पर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वो 543 सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं, या बिहार में क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, चिराग पासवान कितना पहुंचा सकते हैं, वो एक अलग का मसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मतलब धमकियां मिलना उसके सहयोगियों से ये जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। इसी तरीके से उसके सामने तमाम राज्यों में जो है वो इस तरीके की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इन छोटे दलों को साथ करके रखा जाए, क्योंकि ये जो जाति की राजनीति करते हैं तो इनकी जाति का राजनीति का वोट जो है किसी भी तरीके से हासिल किया सके। असल में है क्या चल जी कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म की जातियों के आगे आकर के हार जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है। और आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश से सीटें आई हैं ज़बरदस्त संख्या में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व नहीं बल्कि ये जातियों का समीकरण जिस तरीके से उसने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के गठबंधन किए उसका उसको लाभ मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये फिर नुकसान की स्थिति ना हो जाए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जनता के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो उस आक्रोश से निपटने के लिए भी अब इन छोटे छोटे दलों की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता हो गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने अब संकट है। तो इस संकट से निपटने के लिए जो इस तरीके की सारी गणित लगाई जा रही है जी बिल्कुल, और कमजोर जो है वो बीजेपी हुई है, इसीलिए ये तमाम जो दल हैं
हैं वो बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि अगर अभी तक आप देखेंगे तो किसी भी तरीके से बार्गेनिंग जो है वो नजर नहीं आई एनडीए में, लेकिन इस बार अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव से पहले खासतौर पर जो तमाम दल हैं वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो अपने तरफ से सीटों की संख्या जो है वो बता रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, यहां तक कि सीटों पर दावेदारी भी उनके तरफ से पेश की जा रही है। अब ऐसे में राजभर ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ उनकी मांगे थी जिसके बाद से ही पूरा माहौल जो है वो खराब हुआ है, वो बयान सुनाएंगे। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा था सीटों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, एक बयान उनका बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनिए। 115वीं जयंती के अवसर पर शोषित वंचित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है लोगों ने। क्या महारैली भी है और इसके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ दावेदारी है? दावेदारी घोसी है, सलेमपुर है, गाजीपुर है, लालगंज है, देवरिया है, जौनपुर है, तमाम सीटें हैं। 80 सीट में कोई सीट मिलेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत खींचतान चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो मिल के लड़ा चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। घोसी की सीट प्रथम वरीयता है आपकी? अब मिलेगी तो लड़ेंगे। डिमांड क्या है? अगर कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। कौन कौन सी सीट यूपी में? यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर प्राथमिकता है। गाजीपुर से कौन लड़ेगा? अब सीट मिल जाए तब बताएंगे कौन लड़ेगा। चर्चा की विजय सिंह लड़ने वाले हैं। लोकतंत्र में जिसका नाम वोटर लिस्ट में वो लड़ने का अधिकारी है। घोसी से अब घोसी मिलेगी तो देखा जाएगा। अरविंद राजभर के लड़ने की चर्चा हो रही है घोसी से। अब मिलेगा तो पार्टी के नेता हैं तो क्यों नहीं लड़ेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के कारण विरोधी पार्टियों को सरकार में शामिल करने की कवायद है। आपने कहा कि अधिसूचना लागू नहीं होने देंगे जब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे। भाई, जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक सूचना जारी नहीं होगी। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को टिकट प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं है, उनके जितने प्रत्याशी घोषित है सब हारने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव को आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। क्या वजह रही? जो राष्ट्र की रक्षा किया, जो देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। शिवपाल यादव को टिकट मिला, कितना उनको रसातल में पहुंचाने के लिए भेजे हैं। कभी जीवन में कभी बताएं। तो अमलेंदु जी, इस बयान में आप देखें कितने सारे मुद्दों पर उन्होंने साफ संकेत दे दिए। पहले तो उन्होंने कह दिया कि 3 सीटों की मांग है और बीजेपी दे रही है 1 सीट। इतना ही नहीं, उनका ये भी दावा है और ये भी कहना है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो फिर अधिसूचना जारी नहीं होगी। देखिए, ओपी राजभर जो है साफ तौर पर धमकी योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं कि देखिए, अगर आप मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने मोदी और शाह से बातचीत की और वहां पर उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की। देखिए, लोकसभा चुनाव में आप हारने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बढ़ रहा है और अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम भी तो यहां से जाएंगे, बाकी और भी जो दल है, और अभी भी आरएलडी पूरी तरीके से आपकी हुई नहीं है, तो तमाम दल यहां से इंडिया गठबंधन में जाकर शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश गया तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, वो काम तमाम हो जाएगा। बीजेपी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होने के लिए वो नेस्तनाबूद जो है वो बीजेपी हो जाएगी, ये इनके तरफ से संकेत दे दिया गया है और इसीलिए दबाव योगी आदित्यनाथ पर बनाया गया है। यहां पर जो ओपी राजभर बयान दे रहे थे, कई मुद्दों पर उन्होंने एक तरीके से संकेत दिया है गोल गोल, और विपक्ष पर एक तरीके से हमला बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने अपनी बात जो है वो कही है और धमकी योगी आदित्यनाथ को दी है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? नहीं, बिल्कुल, ये एकदम खुलेआम जो चैलेंज जो है ओम प्रकाश राजभर ने दिया है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाएगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। साफ साफ कह रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये सिर्फ प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही धमकी नहीं है राजभर की, ये धमकी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धमकी के सामने जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो डगमग होते हुए नजर आ रहे हैं कि ये धमकी असर कर गई। अगर नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार तो फिर ओम प्रकाश राजभर पाला बदल लेंगे तुरंत, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी पाला बदलने के लिए मशहूर हैं, तुरंत जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनका खुद का बयान है कि मैं तो 2 मुँहा सांप हूँ, मतलब सभी राजनेता होते हैं, मैं भी 2 मुँहा सांप हूँ। तो खुद के बारे में जब जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है, और एक चैनल से उन्होंने कहा ही था कि मैं तो कि
बेशरम है, मतलब ये कह दिया था कि हाँ मैं बेशरम हूँ। तो मतलब जो आदमी बेशरम है और दो मुँहा सांप जो अपने को कह रहा है, तो वो पलटी मारने में कितनी देर लगाएगा। तो अब काफ़ी समय हो चुका है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल उनको बनाया जाएगा और मतलब सब होगा उनका ठीक ठाक मसला, लेकिन वो नहीं हो रहा है जब उनका ठीक ठाक मसला, तो उन्होंने सीधी सीधी ये धमकी दे दी है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है, समझा ये जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को मनाया है कि भाई समझो इस समय अगर ये छोटे दल हमसे बिदक जाएंगे, हमसे भाग जाएंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वैसे ही इंडिया गठबंधन का जो है वो मजबूती के साथ वो लड़ रहा है, तो उसका संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है। तो ऐसे में कोई नया संकट पैदा मत करो कि यहाँ ये कहने को हो जाए कि आपके सहयोगी दल जो छोटे छोटे दल थे वो भी आपसे छूट करके भाग रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को मनाने की कोशिश की है और कहा है कि आप जाकर के गवर्नर से बात करके और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो कीजिए। तो अब जो खबरें चल रही हैं उन खबरों के मुताबिक ऐसा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि शायद कल जो है कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जो आस है ओम प्रकाश राजभर की या जयंत चौधरी की या संजय निषाद की, वो आस जो है वो कुछ पूरी हो सकती है कुल मिलाकर के, और मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से लोगों ने सेवा की, उस सेवा का प्रतिफल जो है कुछ उनको मिल सकता है, इस तरीके से समझा जा सकता है। और लोकसभा चुनाव में जो है ये कोई गड़बड़ ना करने पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदम उठा सकती है। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और तमाम पार्टियां, चाहे वो अनुप्रिया की पार्टी हो या फिर जयंत चौधरी की हो या संजय निषाद की जो है निषाद पार्टी हो या ओपी राजभर की पार्टी जो है वो सुभासपा हो, ये तमाम पार्टियां जो हैं अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी जो है अपना गेम प्लान एक तरीके से जो वो तैयार कर रही थी, जो उसके सपने थे कि ये तमाम दलों को अपने साथ लो और इसके बाद जो सीटें हैं उस बंटवारे में इनको या एक या दो सीटों में ही समेट लो। अब उस पर ये समेटते हुए ये नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार का भी यही हाल है, वहां पर भी सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी स्थिति सही नहीं है। तमाम राज्यों में आप देख ही रहे हैं, दक्षिण में तो कोई भी सहयोगी इन्हें मिल नहीं रहा है। पंजाब में भी इनके जो पुराने सहयोगी थे उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ आएंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में स्थिति ये बनी हुई है कि जो ये 3-4 बजे तक बैठक चली, इस बैठक में ये तय हुआ कि ठीक है 2 सीट जो है वो जयंत चौधरी को दे देंगे। नए नवेले आए हैं और उधर से आए हैं, तो इन्हें अभी ज्यादा भरोसा इन पर नहीं जता सकते, तो 2 सीटें उनको दिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल जो है उन्हें भी 2 सीटों में ही समेटा जा रहा है। हालांकि अनुप्रिया पटेल जो है वो किसी भी तरीके से लग नहीं रहा कि वो कोई विवाद जो है वो वहां पर वो खड़ा कर रही हैं। 2 सीटों में वो खुश हैं, क्योंकि उन्हें एक तरीके से कैबिनेट में, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो एक तरीके से मंत्रिमंडल में जगह मिलने की वजह से जब मोदी के टीम में वो है, तो किसी भी तरीके से वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, संजय निषाद और ओपी राजभर को जो 1-1 सीटें दी गई है, 3-3 सीटों का सपना देख रहे थे। और जयंत चौधरी की अगर हम खास बात करें तो अमलेंदु जी, जो यहाँ पर 7 सीट उन्हें मिल रही थी और वहां जाकर सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा की सीटों की भी बात हुई थी, वो सीट भी नहीं उनको मिली। और उसके बाद अब मंत्रिमंडल में एक मंत्री जो है इनके कोटे से बनाए जाएंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही है। तो क्या ये मान जाएंगे, इस पर भी अभी सवाल खड़ा हो रहा है। और आने वाले दिनों में 10 मार्च से पहले बीजेपी ये चाह रही है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो जाए, और दबाव तो इतना है कि बीजेपी ये चाह रही है कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। लेकिन क्या मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी ये सहयोगी जो है वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्रिमंडल में 1 या 2 मंत्री ही इनके कोटे से जो वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति ये बनी हुई है कि इनके लिए इतना काफी नहीं है। ये लोकसभा में और भी सीटें चाहते हैं, लेकिन इन्हें सीटें नहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए ये कभी भी पाला बदल सकते हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो या फिर संजय निषाद या फिर ओपी राजभर। ये तमाम जो दल हैं, और बिहार में जो है जेडीयू, और भी तमाम राज्यों में जो इनके सहयोगी दल हैं, वो बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं। अगर बीजेपी इस बार किसी भी तरीके से अनदेखी या उनके नाराजगी को अगर इग्नोर करती है, अनदेखी करती है, तो फिर उसे बड़ा नुकसान, बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। ये स्थिति बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में सबसे खराब स्थिति है। और योगी आदित्यनाथ पर जो दबाव बनाया गया है वो भी आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी कर सकता है। अमलेंदु जी, क्या कुछ आप कहेंगे कि क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद एक मंत्री अगर कोटे से बना दिए जाते, एक मंत्री जो है वो ओपी राजभर के कोटे से बनाए जाते हैं, या फिर एक जयंत चौधरी की तरफ से जो है वो मंत्री बना दिए जाते हैं, तो क्या मामला शांत हो जाएगा 1-2 सीटें लोकसभा की मिलने के बाद?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये है कि फिलहाल जो है बगावत रुक सकती है। ये प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं कि फिलहाल जो बगावत जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको रोका जाए। देखिए, असल में संकट भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने भी कई सांसदों के टिकट काटने हैं, जो कि सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक। तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा विरोधों का सामना ना करना पड़े और उसके अंदर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सड़क पर ना आए, मतलब सतह पर ना आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सारे प्रयास कर रही है। अब ये दल जो अपना हिस्सा मांग रहे हैं और ज़्यादा हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दलों ने जो है एक तरीके से प्रेशर बनाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाई 5 साल आपने केंद्र में सरकार चलाई और आपने हम लोगों के साथ भी जो था समझौते किए थे या नहीं किए थे, हम अगर आपके साथ आए हैं तो इसीलिए आ रहे हैं कि हमको भी उसमें हिस्सा मिलेगा। देखिए, जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता का सुख चाहती है तो दूसरे जो छोटे राजनीतिक दल हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने के एवज में वो भी सत्ता का सुख चाहेंगे। ये गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स है, बहुत सीधी सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है कोई धर्म युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा रही है ना, कि हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार बनाने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपना सत्ता की मलाई चखने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रही है, तो दूसरे लोग भी सत्ता की मलाई चखना चाहते हैं। ये एक तरीके से कहा जाए कि ये सत्ता का सुख बांटने के लिए एक जो है वो कहा जाए कि गठबंधन जो है इनका सबका हो रहा है छोटे छोटे दलों के साथ में। तो जो भी छोटे छोटे दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उसकी कीमत चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये कीमत देनी पड़ेगी, इसलिए देनी पड़ेगी कि छोटी कीमतें इनको दे करके भारतीय जनता पार्टी बड़ी कीमत जो वो हासिल करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लक्ष्य है वो किसी भी तरीके से 2024 में उत्तर प्रदेश में खासतौर से अपनी स्थिति को ठीक रखना है और जो उसकी खराब स्थिति हो रही है उसको उससे बचना है। तो इसके लिए उसको इन दलों का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा और ये दल भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सदा शयता में इनको कुछ नहीं देने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये छोटे दल जो है उसको भारतीय जनता पार्टी की कुछ मदद कर सकते हैं और उसके नुकसान की थोड़ी सी भरपाई कर सकते हैं। तो उस भरपाई से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनको जो है वो उनके सामने झुक रही है। तो इसीलिए जो देखा जा रहा है कि दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों नजर आ रहे हैं इन छोटे छोटे दलों के सामने और तमाम अपने कहा जाए एक तरीके से स्वाभिमान को भी एक तरीके से कहा जाए उसको किनारे रख करके व्यक्तिगत हमलों को जो है उसको भी नज़रअंदाज करके वो इनके साथ में एक तरीके से कहा जाए वो समझौते करने के लिए दोनों तैयार नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी तैयार नजर आती है। तो इसलिए इनके साथ में ये समझौते छोटे छोटे दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो करेगी और सीट शेयरिंग के भी फार्मूले निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन में सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, केवल 2 राज्य बचे हैं जहाँ की सिर्फ घोषणा होना बची है, महाराष्ट्र और एक तरीके से कहा जाए पश्चिम बंगाल। जबकि वहाँ भी जो है वो ये तो फाइनल हो ही चुका है कि किसको कितना लड़ना है, वो केवल घोषणा होना जो है बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं निकला है, तो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। और जो नैरेटिव की बात होती है यहाँ चल रही, उस नैरेटिव में भी इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी इस मामले में हारती हुई नजर आ रही है कि उसकी अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकला है। जबकि इंडिया गठबंधन की तो कई जगह पे प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, समाजवादी पार्टी ने भी 17 या 18 अपने प्रत्याशियों की घोषणा ऑलरेडी कर दी है, कांग्रेस की भी लिस्ट जो बहुत जल्दी आने वाली है। तो इस तरीके से यानी इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस मामले में बढ़त लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि उसके यहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सुलझ गया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने वो लगभग 350 सीटों पर 1 to 1 अपने कैंडिडेट उतारेगा और उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्रत्याशियों की घोषणा होना शुरू हो चुकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संकट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन छोटे छोटे दलों के सामने अब भारी दबाव में नजर आ रही है। चलिए जी अमलेंदु जी, और दबाव सिर्फ उन्हीं का नहीं है जो एनडीए में दल शामिल है, दबाव जो है वो उन नेताओं का भी बनने वाला है बीजेपी पर जिनके टिकट कटने वाले हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि बीजेपी 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटने जा रही है। अब ऐसे में जो भी सांसद हैं वो जो है वो एक तरीके से अभी से जो है वो उनकी नाराजगी झलक रही है और वो प्लान बी जो है वो तैयार करके बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ आगे होगा ये देखना होगा, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2-3 दिन से चल रहा है कि पहली लिस्ट अब आएगी, पहली लिस्ट अब आएगी, और लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी की 29 तारीख से पहले तो लिस्ट आ जाएगी बीजेपी की। लेकिन अभी तक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है और बताया जा रहा है कि आज या कल जब भी ये पहली लिस्ट आएगी उसके बाद बीजेपी में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है। बीजेपी का मूल कैडर जो है वो मोदी और शाह से नाराज बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान से संघ भी खुश नहीं है। संगठन जो है बीजेपी जिस तरीके से जेपी नड्डा को मोदी और शाह अपने इशारे पर नचा रहे हैं, इससे भी बीजेपी के अंदर जो मूल कैडर है उससे वो खुश नहीं है। और अमलेंदु जी, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो,
उनका जो समर्थक है वो भी खुश नहीं है। अगर लोकसभा में उनको उतार भी दिया जाता है तो क्या सिर्फ वो सांसद बनने के लिए हैं? और उनका बड़ा जो एक, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, ये एक पूरा राज्य छीन कर अगर आप उन्हें मामूली सा सांसद बनाते हैं, क्योंकि मोदी के अगर टीम में देखा जाए तो मोदी के अलावा किसी की चलती नहीं है। मंत्रालय तो दे दिए गए हैं लेकिन काम सारे उनके ही इशारे पर होते हैं। और ये हम नहीं, बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि हमारे यहाँ से बात लीक इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर फैसला जो है वो सबके राय से, सबके मत से नहीं लिया जाता है। यहाँ फैसला पहले से तय हो जाता है और उसके बाद मीडिया में आकर बताया जाता है, तब हमें खबर लगती है कि ये फैसला हो गया है। और इसका उदाहरण आपने चाहे महाराष्ट्र वहां पर देखा, देवेंद्र फडणवीस को बाद में पता चलता है, और यही हमने देखा जब पर्ची खोलती है वसुंधरा राजे तो उन्हें पता चल जाता है। तो बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई है, उनके अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच जो इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाए हुए हैं बीजेपी की, क्योंकि उनकी और योगी आदित्यनाथ की बन नहीं रही है। उनको बीजेपी हाईकमान फिट करना चाह रहा है सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो जो है वो इससे पहले ऐसे बयानबाजी कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ उन्हें फिट होने देना ही नहीं चाहते। तो उनका अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान आया है? अमलेंदु जी, एक नया बयान जो है ओपी राजभर का सामने आ गया है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी जो है वो दबाव में हो और कल ही वो मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। 10 मार्च से पहले की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पहली लिस्ट से जो है वो आते आते वो मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो करना चाहती है। सीट बंटवारे से पहले वो चाहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हो जाए। तो अब बताया जा रहा है इस सब को लेकर सुभासपा प्रमुख जो है ओपी राजभर, उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है वो जरा बयान जो है वो सुना देते हैं, सुनिए। दिल्ली वार्ता के लिए सूचना आएगी तो उसी संबंध में वार्ता के लिए बातचीत हुई है। मतलब कहा, दिल्ली से कहा गया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। क्या सर अभी जो कयास लगाया जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के, क्या उसको लेके भी चर्चा हुई है? कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते भर के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। जब तक दिल्ली नेतृत्व से कोई सूचना नहीं आएगी तब तक उस पर कुछ नहीं हो सकता है। आपकी जानकारी के अनुसार, क्योंकि आपको तो ज्यादातर सभी चीजें पता रहती है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, कब कहाँ क्या होने वाला है, तो उसकी जानकारी के अनुसार क्या मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी अभी तक है? देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब हो सकता है, जो अभी जो ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो महीने भर का टाइम, लगभग महीने 2 महीने का, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? एक आपका नाम चर्चा में था, आपने ये भी कहा था कि जो विपक्ष के जो लोग एनडीए में शामिल हुए हैं या आरएलडी है, उनको भी मौका मिलने वाला है। अब जो बातें वहाँ नेतृत्व के तय हुआ होगा, तब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएंगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। एक सवाल और है, अभी जिस तरह से आपने पहले ही बताया था कि समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग होगी, उस पर क्रॉस वोटिंग भी तमाम विधायक उनसे अलग हुए, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी में कल वो राम दर्शन के लिए गए रामलला की, उन्होंने कहा कि अभी तक उनको मौका नहीं मिला, उनको रोक दिया जाता था, लेकिन अब वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने रामलला के दर्शन किए। तो क्या दिक्कत है? जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं वहां तो दरवाजा खुला है, जाके दर्शन करना चाहिए। कौन रोक रहा है? तो पहले जिनके साथ थे वो भगवान राम को नहीं मान रहे थे क्या? समाजवादी पार्टी जो वो कह रहे हैं कि वहाँ समस्या होती थी दर्शन नहीं करने। भगवान राम के गुरु को तो मानते हैं। शंकर भगवान की तो पूजा सुने की कार्यालय में की और मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं सैफई में। तो चाहे राम कहिए, चाहे शंकर भगवान कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, सब एक हैं। रघुपति अमलेंदु जी, सब एक हैं और जो भी फैसला होगा वो दिल्ली से होगा और उसके बाद ही पता चलेगा। तो एक तो योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने पहले भी कई बयानबाजी कर चुकी है और सीधे तौर पर अब अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि मतलब योगी के पास कोई पावर नहीं है। यूपी सरकार में क्या कुछ होगा, मंत्रिमंडल को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो दिल्ली से होगा, ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं और उसके बाद ही डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। हालांकि दबाव उनकी तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर शायद इन्हें बोलने के लिए मना किया गया होगा, इसीलिए ये कह रहे हैं कि अभी जो है हमें नहीं पता और जब दिल्ली से किसी भी तरीके से सूचना जो है आएगी उसके बाद ही फैसला होगा। अमलेंदु जी, देखिए, असल में चूंकि ओम प्रकाश राजभर बड़े बोले नेता हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसलिए ऊपर से निश्चित तौर पे इनको कहा गया होगा कि आप शांति बना के रखें, कृपया शांति भंग ना करें, कि योगी जी का जो है वो जाग जाए, फिर उनका
अंदर का जो है मेहनत जो है वो जाग जाए, तो उसको आप जो है वो छेड़े नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ओम प्रकाश राजभर माने नहीं, मतलब उन्होंने एक तरीके से इशारा दिया कि साहब वो योगी जी के हाथ में कुछ नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार वो दिल्ली से तय होगा। हालांकि ये बात सही है कि दिल्ली से बहुत सी चीज़ें तय होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो दिल्ली तय करता है। मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं है, जो जिस तरह की चर्चाएँ होती हैं सत्ता के गलियारों में, उन चर्चाओं के मुताबिक अब है कि नहीं है ये तो योगी जी जाने और दिल्ली जाने कि उनके बीच क्या मसला है क्या नहीं है। लेकिन जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के मुताबिक ये है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो दिल्ली तय करता है। यहाँ तक कि प्रमुख सचिव भी जो दिल्ली के ही द्वारा भेजे गए हैं वो मुख्यमंत्री की पसंद के नहीं बताए जाते हैं। जो चर्चाएँ हैं गवर्नर्स को लेकर के भी, जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं उनको लेकर के भी जो है वो बार बार चर्चा आती रहती है कि उनके भी संबंध जो है वो मुख्यमंत्री के साथ ठीक ठाक नहीं है कि नहीं है, मुख्यमंत्री जाने और गवर्नर जाने। तो बहरहाल लेकिन ये जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो बातें कर रहे हैं वो दो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं आंचल जी। उससे ये समझा जा सकता है कि शायद योगी आदित्यनाथ अड़ गए हैं इस बात को लेकर के मोदी जी के सामने भी कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। अगर ये स्थिति पैदा हो गई है तो फिर मोदी जी को ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ इन दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ये स्थिति पैदा हो सकती है, और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है आंचल जी तो उत्तर प्रदेश में खेल बहुत दिलचस्प होगा, और ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली चीज होगी आंचल जी। जी बिल्कुल। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि आरजेडी की तरफ से भी जेडीयू को लेकर एक तरीके से बयान दिया गया है, और बिहार विधानसभा में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार से उनके जन्मदिन पर यह कहा है कि गलत जगह चले गए हैं, वापस आ जाइए। तो आप देखें कि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। तमाम जो दल एनडीए में शामिल हैं वो भी अब वापसी के लिए या फिर एनडीए छोड़ वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए जो है वो उत्सुक नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें जो है तमाम राज्यों से आ रही हैं। और आप देखिए बीजेपी पर प्रेशर कितना है। प्रेशर इतना है कि चुनाव से पहले, चुनाव के ऐलान से पहले, आचार संहिता लगे उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार करने की भी चर्चाएं शुरू हो गई। आकर देखना कि होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं अमलिंदु जी यहाँ, तो सबकी निगाहें जो है इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन बिहार में भी एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, और वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और खबर महाराष्ट्र से भी है कि महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और वहां पर भी बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो बीजेपी को धोखा देने के लिए प्लान जो है वो बना रहे हैं। तो तमाम राज्यों में इस तरीके से चीजें चल रही है। बाकी राज्यों में बीजेपी के कोई खास वैसे सहयोगी भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले कमजोर स्थिति में है, इसीलिए तमाम दल उस पर दबाव बना रहे हैं, इसीलिए बार्गेनिंग की स्थिति जो है वो पैदा हुई है। इससे पहले बीजेपी से कोई भी अगर आप देखेंगे दल जो है वो इस तरीके से बार्गेनिंग करती हुई नजर नहीं आया। यहां तक कि बीजेपी जिसको जितनी सीटें देती थी वो आराम से सीटों को रखकर एक तरीके से उस पर वो मान जाते थे। लेकिन ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये 2024 का जो चुनाव है, ये निर्णायक चुनाव होने वाला है। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है, इस बात का एहसास इन दलों को भी है, और इस बात का एहसास इंडिया गठबंधन को भी है। इसीलिए वो गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार एकजुट होकर वो आगे रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहा है। अमलिंदु जी, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो हमारे साथी हैं, उनका भी। आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। पहली लिस्ट अभी जारी नहीं हो पाई है, और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट कटने वाले हैं, और उनकी नाराजगी जो है वो पहले से ही नजर आ रही है। जो सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें चलाई जा रही हैं, उससे धड़कनें उन नेताओं की भी बढ़ गई है। और बताया यह भी जा रहा है कि जैसे ही पहली लिस्ट आएगी उसके बाद हड़कंप मच जाएगा, और सीट बंटवारे को लेकर अब एनडीए जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल होने के बाद भी क्या एनडीए को संभाल पाएंगे मोदी और शाह, ये देखना होगा। तो देखते रहिए डीबी लाइव, तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मैं आंचल आपसे लेती हूं विदा।